हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप जानते हो क्लास 11th की सीरीज ऑफ वीडियोस हम डालते हैं और अभी तक हमने 2 चैप्टर्स उनमें से कंप्लीट किए। चैप्टर नंबर 1 जो था चार्ज एंड फील्ड, ऑलमोस्ट 14 वीडियोस उस पे आए, चैप्टर कंप्लीट हुआ। दूसरा चैप्टर था प्यारे बच्चों पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उस पे भी 10-11 वीडियो आए, वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आज से मैं स्टार्ट करूंगा, आज से जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स पार्ट एक तो इजी पार्ट माना जाता है और मार्क्स गेनिंग के हिसाब से, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नीट एंट्रेंस हो, सबसे ज्यादा गेनिंग मार्क जो है इसी पार्ट में आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर नेक्स्ट चैप्टर जो आप स्टार्ट करिएगा वो यही चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट से करेगा। तो उसके साथ मॉडर्न फिजिक्स, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स, वेव ऑप्टिक्स पे आएंगे, वो उसके बाद आएंगे। तो आज से हमारी सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट होगी। तीसरा चैप्टर जो क्लास 12th का आज हम स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस के हिसाब से तो थर्ड नहीं है, लेकिन हमारे स्टार्ट की पढ़ाने के हिसाब से ये थर्ड है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो अब बात होगी इसमें इसमें बात होगी प्यारे बच्चों बहुत सारे ट्विस्ट्स के बारे में। बहुत सारे ये क्या आया सर, ये क्या लगाया आपने पहले ही? बहुत सारे ट्विस्ट्स के बारे में बात होगी। क्या ट्विस्ट्स आप बोलोगे सर क्या? बात होगी लाइट की, बात होगी मैटर की बात। ठीक है, मैटर की बात होगी, लाइट की बात होगी। अच्छा अच्छा, कुछ अजीबो गरीब चीजों की बात होगी जो दिखने में कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है। और बात होगी डीपर रियलिटी की बात। क्या मैटर जो है, पार्टिकल नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है, क्या लाइट का नेचर वेव है या पार्टिकल नेचर, इस चैप्टर के बारे में इसी इन्हीं ट्विस्ट्स और इन्हीं बहुत डीपर रिसर्च की बात होगी। ठीक है, ट्विस्ट ही ट्विस्ट इसमें आएगा। जैसा कि आप जानते हो लगभग 1801 के आसपास हमारे ये आपके सामने है थॉमस यंग आए। क्या आए प्यारे बच्चों? थॉमस यंग। इन्होंने परफॉर्म किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं प्रिसाइज जा रहा हूं, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं जा रहा हूं। ये फेमस एक्सपेरिमेंट लेके आए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, ठीक, यहां पे 2 सिल्ट्स रखे, सिल्ट नंबर 1, यहां पे रखा सिल्ट नंबर 2, आगे स्क्रीन रखा, ठीक, इस तरह से स्क्रीन। यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट इनके थ्रू पास हुई। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशन है इस सिल्ट के थ्रू लाइट निकलेगी, ये वाला पार्ट जो है इल्यूमिनेट होगा। इस सिल्ट के थ्रू लाइट निकलेगी, नीचे वाला इस तरह से पार्ट इल्यूमिनेट होगा। सो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। सिल्ट नंबर 1 के थ्रू लाइट निकली और इस तरह से इसने इल्यूमिनेट किया। सिल्ट नंबर 2 के थ्रू लाइट निकली, ये वाला पार्ट इसने इल्यूमिनेट किया। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? लेकिन रियलिटी में हुआ क्या? अब बोलेंगे सर क्या हुआ रियलिटी में? हमें तो पता नहीं। मैं आपको बोलूंगा बच्चों रियलिटी में हुआ क्या। रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ, रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ। वो इमेज कहाँ गई? रुकिए रुकिए रुकिए, इमेज लाता हूं। तो ये रही इमेज आपके सामने। तो ऐसा कुछ दिखा यंग साहब को। इसने क्या किया? मोनोक्रोमेटिक लाइट सिल्ट नंबर 1 के थ्रू पार हुई, सिल्ट नंबर 2 के थ्रू पार हुई, और यहां पे इस तरह से प्यारे बच्चों फ्रिंजेस बन गई। यहाँ पे ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। और ये बहुत ही हैरान कुन बात है। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था यहां से लाइट निकली, सिल्ट को पार कर गई, सिल्ट को पार कर गई, ये वाला पार्ट इल्यूमिनेट होना चाहिए था और ये वाला पार्ट इल्यूमिनेट होना चाहिए था। लेकिन जैसे लाइट सिल्ट के थ्रू पास, लाइट सिल्ट के थ्रू पास, वहां पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन गई। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, पूरा फैला हुआ है ये पैटर्न ऊपर से नीचे तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे पॉसिबल है?
ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है, ऐसा लगता है जैसे हम पानी में 2 स्टोन्स ड्रॉप करते हैं, वहां से वो वेव फ्रंट्स जो निकलते हैं, इस तरह से वेव्स निकली है। आप देखो, आप मानो यहाँ पे एक वेव्स निकली है, यहां से वेव्स निकली है और आपस में इंटरफेयर हुई है। क्या हुई है? इंटरफेयर। और इंटरफियर में क्या होता है प्यारे बच्चों? ये क्यों कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क? यंग साहब को ऐसा क्यों निकला? क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस के 2 टाइप है। एक का नाम, ये तो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक इंटरफेरेंस का नाम है कंस्ट्रक्टिव, दूसरे का नाम है डिस्ट्रक्टिव। इसमें एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव पे फॉल करता है, दूसरी वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिलता है और इनका इफेक्ट आपस में बढ़ जाता है। बढ़ गया तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाया, बढ़ गया कंस्ट्रक्टिव कहलाया। और उसी जगह पे ब्राइट बैंड होगा, ये जो ब्राइट है, और दूसरी जगह पे ये बेटा एक वेव है, ये दूसरी वेव है। एक का क्रस्ट दूसरी की ट्रफ, एक का ट्रफ दूसरे का क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल गया। जब ऐसा होता है तो एक का इफेक्ट दूसरे का इफेक्ट कैंसल होके ये डिस्ट्रक्टिव, ये वेव ही खत्म होती है, वहां पे डार्क बैंड बनता है। तो इसकी यंग की एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला, लाइट जो है वो बिहेव करती है एज वेव। उसमें क्रस्ट्स है, ट्रफ्स है, उन्हीं की वजह से वेव फ्रंट्स आपस में मिलते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये वाला एक्सपेक्टेशन जो था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रियलिटी में फ्रिंजेस बन गई, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। तो हमने बिलीव किया लाइट जो है उसके पास जो है वेव नेचर है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे ये आए फोकाल्ट, तो लिखते हैं लेकिन पढ़ते तो फोल्ट जैसा है। तो उन्होंने परफॉर्म किया रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट। क्या किया? परफॉर्म रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट। और इनको रिजल्ट मिला कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मुझे हमें यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। यहाँ पे आए हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब। क्या आए प्यारे बच्चों? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो इन्होंने फरमाया अगर ऑसिलेटिंग चार्ज होगा, अगर ऑसिलेटिंग चार्ज है, अगर ऑसिलेटिंग चार्ज है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इनडायरेक्टली मैं आपको कंक्लूजन बोलूंगा, मुझे तो यहां पे जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में। इनडायरेक्टली इसने प्रूव किया, वहां से बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इनडायरेक्टली इसके कहने का मतलब लाइट भी जो है वो भी अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हम अलग से इसका चैप्टर पढ़ेंगे। ये है मैक्सवेल साहब की जो है ये उसकी, उसने बोला लाइट जो है उसमें भी वेव लाइक कैरेक्टर है, वेव लाइक कैरेक्टर है, इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उसने अपनी इक्वेशंस दी जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी बोलते हैं, जो आपके सामने ये प्रेजेंट है। ठीक है, देन देयर वाज लाइट। वो इसने प्रूव करके दिया इसकी इक्वेशन से स्पीड ऑफ लाइट जो है लगभग 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है। इसने भी एज्यूम किया लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस तरह से आप समझिए, मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जाने की जरूरत भी नहीं है। चैप्टर को सिर्फ 4 या 5 मार्क से बोर्ड एग्जाम में, तो मुझे करना क्या है, ज्यादा थ्योरी को, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अगर जो इसका रिजल्ट आया, ये इसका रिजल्ट है, मैक्सवेल का रिजल्ट और ये फोल्ट का रिजल्ट है, लगभग ये रिजल्ट सेम आया। इसका मतलब है मैक्सवेल ने जो बोला, इसका जो मैक्सवेल ने तो थ्योरेटिकल रिजल्ट निकाला, अपनी इक्वेशन से रिजल्ट निकाला, फोल्ट ने तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला। इसका मतलब मैक्सवेल ने जो बोला था लाइट जो है वो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो वेव ही तो है ना, ये जो है ये करेक्ट बोला किसने? मैक्सवेल ने।
क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो फोल्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच हुआ। तो कंक्लूजन ये निकला, सो फाइनल कंक्लूजन ये निकला, जो लाइट जो है उसका नेचर क्या है? वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर है। सो हमें नंबर वन चीज हमें मिला, ये जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उससे प्रूव हुआ लाइट के पास वेव नेचर है। उसमें क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलता है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है ब्राइट बैंड, क्रस्ट ट्रफ के साथ, ट्रफ क्रस्ट के साथ डार्क बैंड, ये है इंटरफेरेंस। और यहां मैक्सवेल साहब ने भी हमें प्रूव करके दिया वेव नेचर। ठीक है, और आगे जाके लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होती है, उसका डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन से भी पता चला लाइट के पास वेव नेचर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था यहां तक बेसिक इंट्रोडक्टरी आइडिया। अब उसके बाद क्या होता है? अब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, 19th सेंचुरी में क्या हुआ? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ आया, मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रिसाइज जा रहा हूं जितना रिक्वायरमेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है, ये 3 लाइन जो आपके सामने है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। 3000 केल्विन पे इस तरह से टेम्परेचर है, ये स्पेक्ट्रल रेडियंस है, और यहां से वेवलेंथ है, यहां से स्पेक्ट्रल रेडियंस है, यहां से वेवलेंथ है, जो आप क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो इस तरह से ये एक ग्राफ, ज्यादा टेम्परेचर 4000 पे इस तरह से ग्राफ, और टेम्परेचर हमने बढ़ाया इस तरह से 5000 का ग्राफ। तो 3 ग्राफ्स आए 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। लेकिन जैसे हमने यही क्लासिकल थ्योरी अप्लाई की, यही जो मैक्सवेल ने बोला, जो बाकियों ने बोला, लाइट जो है वो वेव नेचर है, वेव नेचर का कॉन्सेप्ट हमने लगाया, तो ये क्लासिकल थ्योरी है, उसके हिसाब से ये वाला ग्राफ आना चाहिए। आप देखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा और एक्चुअल में कितना फर्क है। एक्सपेरिमेंटली इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, लेकिन थ्योरी के हिसाब से लिखा है, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इस तरह से ग्राफ आना चाहिए। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान की फर्क है। सो इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है यानी कि लाइट के पास वेव नेचर है, उससे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, इनके ये ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन नहीं हुए। ये एक्सप्लेन नहीं हुए प्यारे बच्चों, ये एक्सप्लेन नहीं हुए। आप बोलोगे सर फिर उसके बाद हुआ क्या है? तो ये मानने के लिए, ये ग्राफ्स एक्सप्लेन करने के लिए हमें मानना पड़ता है कि लाइट जो है उसके पास पार्टिकल जैसा नेचर है। कौन सा नेचर है? पार्टिकल जैसा नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की थी। किसने? आप बोलोगे सर किसने? मैक्स प्लैंक साहब ने। मैक्स प्लैंक साहब, पहले मैं लाऊंगा मैक्स प्लैंक को। आजा भाई। तो मैक्स प्लैंक ने क्या किया था? मैक्स प्लैंक ने माना था, मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैक्स प्लैंक ने फरमाया था। अब लोग सर क्या फरमाया था? मैक्स प्लैंक ने बोला था यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये बिहेव करता है एज पार्टिकल भी बिहेव करता है, पार्टिकल लाइक नेचर भी है इसका, पार्टिकल लाइक नेचर भी है। इसमें बेसिकली क्या है? एनर्जी जो है, एनर्जी पैकेट है, एनर्जी पैकेट वर्ड इसने यूज किया था, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी। इसने बोला लाइट जो है, इसमें जो एनर्जी है एक एक जगह पे कंसंट्रेट होती है, इन द फॉर अ सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स में एनर्जी कंसंट्रेट होती है h न्यू के बराबर। उन्हीं एनर्जी पैकेट्स का नाम इसने फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और इसने जो ये कॉन्सेप्ट दिया, इसने जो ये फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया, किसका कॉन्सेप्ट? फोटोन का कॉन्सेप्ट। यानी कि इसने माना पार्टिकल लाइक नेचर जो है,
पार्टिकल लाइक नेचर जो है, ये इसने एज्यूम किया। इस पार्टिकल लाइक नेचर की वजह से, इस पार्टिकल लाइक नेचर की वजह से इसने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था वो उसने एक्सप्लेन किया, और इसकी थ्योरी जो है इस ग्राफ के साथ मैच हो रही है। जब इसका रिजल्ट एस्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट भी तो करेक्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट जो है वो पार्टिकल लाइक नेचर है, पार्टिकल लाइक नेचर है, उसमें उसमें फोटॉन्स है। तो इससे ये साबित हुआ, प्रूव हुआ। उसके बाद एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जो है क्लासिकल थ्योरी जो है, जो वेव थ्योरी है, क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इससे इसने ये एक्सप्लेन किया। इसका मतलब प्लैंक की क्वांटम थ्योरी भी ठीक है। अच्छा, प्लैंक ने क्या नेचर बोला था? पार्टिकल लाइक नेचर है वे लाइट का। इसका मतलब लाइट के पास फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? पार्टिकल लाइक नेचर भी है। फोटॉन से ये एस्टैब्लिश हुआ लाइट के पास पार्टिकल लाइक नेचर भी है, और उसमें एनर्जी के डिस्क्रीट वैल्यूज है, उन वैल्यूज का एच न्यू के बराबर वैल्यू होता है, पार्टिकल लाइक नेचर है। ठीक है, पहले क्या साबित हुआ? पहले साबित हुआ इंटरफेरेंस हो प्यारे बच्चों। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस हो, मैक्सवेल्स डिफ्रैक्शन हो। ठीक है, इनसे प्रूव होता है लाइट के पास वेव नेचर है। ठीक है, और यहां ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन कॉन्सेप्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रूव हुआ लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल लाइक नेचर भी है। तो साबित हुआ कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल लाइक नेचर भी है, यानी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। ठीक है बेटा, यहां तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए लुई डी ब्रोगली। लुई डी ब्रोगली डिब्रॉगली डिब्रॉगली साहब ने बोला कि एनर्जी और मैटर ये तो टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन है। ये तो असली में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट, E इक्वल टू mc स्क्वायर से आइंस्टाइन ने प्रूव करके दिया था। इसने बोला अगर एनर्जी में ड्यूअल नेचर है, अगर एनर्जी में ड्यूअल नेचर है तो मैटर में भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है उसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, और ये वेव नेचर होना, इंसान जो है इसमें भी फिर वेव नेचर है, पार्टिकल जो है उसमें तो है ही, उसमें भी वेव नेचर है। तो हर किसी में वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। इसने उसकी फॉर्मूला भी दी, लैम्डा इक्वल टू h/p। और ये वाला हम, क्योंकि हमारे इंसान में मास ज्यादा है, बड़े ऑब्जेक्ट्स है, वेव इफेक्ट जो है वो उतना नहीं निकलेगा। लेकिन सब एटॉमिक लेवल पे जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स है और वो छोटे छोटे पार्टिकल जिनका मास बहुत ही कम है, उनमें ये जो है डिब्रोगली वेवलेंथ, यही जो वेव, ये तो हमें लगता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, हमें लगता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन डिब्रोगली के हिसाब से ये वेव भी है, और उनमें ये वेव इफेक्ट जो है वो दिखता है, हमें वो ऑब्जर्व होने को होता है, वो लगता है कि वो सच में है। और हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से ये वेव जो है वो डिटेक्ट भी हुई डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से। एक कंक्लूजन निकला कि एवरी मैटर हैज वेव लाइक कैरेक्टर ऑल्सो, so matter also has dual nature,
सो लाइट के पास तो ऑलरेडी प्रूव हुआ ड्यूअल नेचर, लेकिन लुई डी ब्रॉगली ने बोला कि हर मैटर के पास ड्यूअल नेचर है। अब मसला है एक चीज का, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे एक चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, वो हम बाद में अलग से डिफाइन करेंगे। थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्टरी आइडिया यहां पे समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें होता क्या है बच्चों? आप बोलोगे सर क्या होता है, हमें बोलिए, हमें तो नहीं पता इसमें क्या होता है, आप ही हमें बोलिए। चलो बेटा, ये मैंने एक मेटल सरफेस बनाई, हाँ, मेटल सरफेस में आप क्या करोगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्टरी आइडिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, यहां से रेडिएशन आती है, यहां से रेडिएशन आती है, और रेडिएशन जब आती है ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। कैसे बाहर निकालती है इलेक्ट्रॉन को, क्या होता है, आगे वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब हम मानेंगे कि ये जो लाइट है ये इस टाइम वेव फॉर्म में नहीं है, ये वेव फॉर्म में नहीं है। इस लाइट में जो है वो हमें मानना पड़ता है इसमें पार्टिकल लाइक नेचर है, पार्टिकल लाइक नेचर है। इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी है, डिस्क्रीट एनर्जी है, ठीक है, या इसको बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स भी है, ठीक है। यानी कि सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट, वही एनर्जी स्ट्राइक होती है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। इसी इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, रेडिएशन इंटरेक्ट होता है मेटल सरफेस के साथ, रेडिएशन जो है मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आता है। तभी बाहर आएगा जब हम मानेंगे इसमें जो है फोटॉन्स है। क्या है? फोटॉन्स है, और फोटॉन्स की भी सफिशिएंट एनर्जी है, वो सफिशिएंट एनर्जी उसको बाहर निकाल पाती है। सो हमें यहां पे मानना पड़ता है लाइट जो है वो फोटॉन फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटॉन फॉर्म। और प्लैंक साहब ने बोला डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स है इस लाइट में, यानी कि पार्टिकल लाइक नेचर है लाइट में, और उन्हीं का नाम उसने दिया फोटॉन्स। सो नंबर 1 टॉपिक जो हमें यहां पे आएगा उसका नाम है फोटॉन की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ फोटॉन यहां पे हमारा पहला टॉपिक है। तो अगर आपको आएगा वो डिफाइन फोटॉन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने एक बहुत बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन लिखी है जो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा। लिखा है इन इंटरेक्शन ऑफ, in interaction of radiation with matter, in interaction of radiation with matter, जब भी इंटरेक्शन होता है रेडिएशन और मैटर का, ठीक है, जब भी रेडिएशन को मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है, कामा रेडिएशन behaves as if it is मेड ऑफ पार्टिकल्स। उस टाइम हमें लगता है पार्टिकल लाइक नेचर है। उन्हीं का नाम क्या है प्यारे बच्चों? फोटॉन्स है उनका नाम, उन्हीं का नाम क्या है? फोटॉन्स। सो अगर आपको आएगा डिफाइन फोटॉन तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ये वाली डेफिनेशन लिखना, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ फोटॉन्स, एज इज मेड ऑफ पार्टिकल्स जिनका नाम है फोटॉन्स। अब इन फोटॉन्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। क्या है प्यारे बच्चों? बहुत सारी प्रॉपर्टीज। चलिए आते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन की ओर। फोटॉन, चलो बेटा, फोटॉन के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो आप याद रखो बेटा। नंबर 1 पॉइंट जो फोटॉन के रिलेटेड है बेटा, फोटॉन के रिलेटेड पहला पॉइंट जो है, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट जो है दैट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है बेटा। एनर्जी ऑफ फोटॉन अगर बेटा आपको निकालना है, क्या निकालना है बेटा? एनर्जी ऑफ फोटॉन।
फॉर्मूला सिंपल है बेटा, फॉर्मूला बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, E इक्वल टू एच न्यू। ये रही बेटा, ये वाली फॉर्मूला आप यूज करोगे अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन है, म्यू का वैल्यू डालोगे, एच का वैल्यू डालोगे, आपको एनर्जी आएगा। अगर आपको यही एनर्जी, आप वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट गिवन है, उसकी एनर्जी निकालनी है बेटा, यही फॉर्मूला E इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये रही बेटा फॉर्मूला, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब देखो बेटा, नीट एंट्रेंस के लिए जो कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एनर्जी अक्सर निकालना पड़ता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो हमने सुना है एनर्जी। तो आप क्या करोगे बेटा, आप ये शॉर्टकट याद रखोगे। एनर्जी अगर आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इट इज बेसिकली 124, ये अप्रोक्सीमेशन है बेटा, एक्चुअली 12375 है, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, आपको एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ये रहा बेटा आपका आंसर, ठीक है। ये अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा आपको होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में, सब्स्टिट्यूट करोगे आपको एनर्जी ऑफ फोटोन मिलेगा। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट था फोटोन के रिलेटेड। दूसरा बेटा, आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर निकालना है, क्या निकालना है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए सिंपल फॉर्मूला है बेटा, मोमेंटम ऑफ फोटोन स्मॉल p जो है वो आपको E डिवाइडेड बाई c करना है। ठीक है, E डिवाइडेड बाई c। व्हाट इज E बेटा? एनर्जी। बेटा जब आप एनर्जी का वैल्यू डालोगे, एनर्जी का वैल्यू जरा, मोमेंटम किसके बराबर आएगा? h न्यू डिवाइडेड बाई c। बिल्कुल। अच्छा, एनर्जी की एक और फॉर्मूला है, चलो P तो P है, एनर्जी के बदले लिखोगे एच सी बाय लैम्डा, नीचे C कैंसिल, आपको आएगा H बाय लैम्डा। सो मोमेंटम की दो फॉर्मूलाज आई, H न्यू बाय C या H बाय लैम्डा। ठीक है बेटा, ये बेटा मोमेंटम ऑफ फोटोन है। तीसरा बेटा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 के बराबर, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 के बराबर। सो ये बेटा बेसिक 3 पॉइंट्स थे। अभी एक और इंटेंसिटी का पॉइंट आएगा और फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आएगा, वो उसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा। पहले आप इस पे गौर फिक्र करो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 के बराबर, मोमेंटम ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन, ये 3 पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए। चलो बेटा पहले क्वेश्चंस हम देखेंगे, इन 3 पॉइंट्स पे जो है वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद जो है बाकी पॉइंट्स पे आएंगे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इफ अ फोटोन हैज वेलोसिटी c, वेलोसिटी है c और फ्रीक्वेंसी है म्यू और वेवलेंथ बोलो। अरे वेवलेंथ लैम्डा बोलो फोटोन की। अच्छा वेवलेंथ बोलो। अच्छा एनर्जी जो है, एनर्जी E किसके बराबर है बेटा? एनर्जी होती है बराबर H न्यू, या एनर्जी किसके बराबर होती है? एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है बेटा। अच्छा अगर लैम्डा आपको आएगा किसके बराबर आएगा? एच सी डिवाइडेड बाई E, क्रॉस करके। हाँ, लैम्डा आएगा एच सी डिवाइडेड बाई E, एक फॉर्मूला है ये, बिल्कुल सी पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? हाँ, फोटोन की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? अरे बेटा सिंपल क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन सी होता है बराबर न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो सी वेलोसिटी ऑफ फोटोन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, तो ये है म्यू बेटा, ये सी ऑप्शन आपके सामने रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है, कितनी है वेवलेंथ बेटा? लैम्डा गिवन है वेवलेंथ, आपको क्या निकालना है? मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम की फॉर्मूला जो P है किसके बराबर है बेटा? E डिवाइडेड बाई C। ठीक है। अच्छा E की कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? वेवलेंथ वाली फॉर्मूला। वेवलेंथ ऑफ E किसके बराबर है बेटा? एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, और नीचे अपना C के साथ गया, मोमेंटम आपको आया H बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा H बाई लैम्डा तो कहीं ऑप्शन नहीं है।
कोई ऑप्शन नहीं है। चलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ई की एक और फॉर्मूला है एच न्यू डिवाइडेड बाई सी। ये है बेटा मोमेंटम की एक और फॉर्मूला। ये मोमेंटम की एक फॉर्मूला है एच बाई लैम्डा, दूसरी है एच न्यू बाई सी। ये रही बेटा एच न्यू डिवाइडेड बाई सी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा, इसका मोमेंटम P जो है 3.3 इंटू 10 पावर -29 गिवन है। मोमेंटम गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है मोमेंटम की? मोमेंटम P जो है दैट इज एच न्यू डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, जरा न्यू किसके बराबर है? PC डिवाइडेड बाई एच। अच्छा, न्यू किसके बराबर? P 3.3 इंटू 10 पावर -29। C कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8। जरा H कितना है? 6.6 इंटू 10 पावर -34। ठीक है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन। 3 को 2 के साथ कैंसिलेशन। ठीक है बेटा, सो न्यू किसके बराबर आएगा आपको? ये हुआ बेटा 3, ये हुआ 2, आपको आएगा 3/2। ऊपर आएगा बेटा 10 पावर -29 प्लस 8 हुआ -21, नीचे है -34। ये ऊपर जाएगा बेटा 13, म्यू आपको आएगा 1.5 इंटू 10 पावर 13। ठीक है बेटा, ये है फ्रीक्वेंसी। कहां है 1.5 इंटू 10 पावर 13? ये है ए ऑप्शन आपका। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोटोन के रिलेटेड एनर्जी है। एनर्जी ऑफ फोटोन है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको इसका मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंटम। अरे पहले इस एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में लाना पड़ेगा, ऐसा ही सिस्टम फॉलो करना है। 1 तो 1 है, मिलियन हुआ 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, आपको आएगा 1 इंटू 10 पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ 1.6 इंटू 10 पावर -19, आपको आएगा बेटा 1.6 इंटू 10 पावर -13। ठीक है, ये रहा बेटा एनर्जी, ये है बेटा एनर्जी 1.6 इंटू। चलो बेटा अब आपको मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है बेटा? E/c। अच्छा कितना है E? 1.6 इंटू 10 पावर -13। C कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, E/c यही फॉर्मूला तो है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6। हाँ बेटा इतना ठीक है। चलो बेटा 3, चलो बेटा 1.6 को आप डिवाइडेड बाई 3 करो, 350.5 समथिंग आएगा इंटू 10 पावर। चलो बेटा 13 -21 हुआ। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर -22। ठीक है बेटा, 5 इंटू 10 पावर -22। ये सिर्फ एक ही, हाँ सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। चलो बेटा अब यहां पे दूसरा पॉइंट जो है जो हमें अच्छे से डिस्कस करना है, दैट इज इंटेंसिटी के रिलेटेड। अब इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं फोटोन बीम की? अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है वो कैसे निकालोगे? अब बेटा यहां पे आपने एक एरिया रखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा, यहां से फोटॉन्स गुजर रहे हैं परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। फोटॉन्स गुजर रहे हैं परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपको इंटेंसिटी डिफाइन करना है बेटा, आपको लिखना है टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी क्रॉस हुई पर यूनिट एरिया। एरिया जो है परपेंडिकुलर टू फ्लो होना चाहिए, एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो, और नीचे टाइम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेटा एनर्जी, इंटेंसिटी। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। अब बेटा मसला आप देखो, इंटेंसिटी आई है, अगर एक फोटोन की एनर्जी रखेंगे EP। व्हाट इज एनर्जी? EP एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर बेटा n फोटोन है, कैपिटल N, व्हाट इज कैपिटल N? नंबर ऑफ फोटोन्स। अच्छा टोटल एनर्जी क्या होगी? n टाइम्स EP। n टाइम्स EP होगी टोटल एनर्जी। एनर्जी जो है वो होगी n टाइम्स EP। ठीक है बेटा। अच्छा नीचे क्या होगा बेटा? एरिया इंटू टाइम। बेटा इतना क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये तो क्लियर है। चलो बेटा जरा n डिवाइडेड बाई t, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकाल सकते हो। आप लिखोगे बेटा n/t, आपको आएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाई EP। ये बेटा फॉर्मूला है। अच्छा इंटेंसिटी इनटू एरिया, हाँ यहां पे एक और चीज याद रखो बेटा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम।
यहां पे पहली टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम, इसको हम पावर बोलते हैं। सो इंटेंसिटी की एक और फॉर्मूला आएगी बेटा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ, एनर्जी बाय टाइम को मैंने पावर लिखा, नीचे एरिया है, क्रॉस मल्टीपल होगा, ये कैपिटल पी है बेटा, पावर है, ये मोमेंटम नहीं है। पावर आपको आएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया के बराबर। ठीक है, सो एन बाई टी जो बेटा यहां पे है, इंटेंसिटी इंटू एरिया जो है, इसके बदले हम पावर लिख सकते हैं पी बाई ई पी। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, P by EP, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम अगर आपको निकालना है, इट इज P by EP। व्हाट इज P? पावर। व्हाट इज EP? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन की फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला है? h न्यू है, hc by लैम्डा है, ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन की। ठीक है बेटा, सो अगर मैं आपको बोलूंगा n by t बेटा, एन बाई टी किसके बराबर? अब सिंपली बोलोगे सर एन बाई टी जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ये पी डिवाइडेड बाई ई पी के बराबर, ये बेटा फॉर्मूला है। और पावर खुद किसके बराबर? इंटेंसिटी इंटू एरिया। ई पी है एनर्जी ऑफ फोटॉन, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा के बराबर। ठीक है बेटा, ये हुआ बेटा इंटेंसिटी का पॉइंट। फिर मैं बोलूंगा आपको इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा। अब आप नजर रखो बेटा, अब आप नजर रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोन के रिलेटेड। चलो 3 पॉइंट्स ऑलरेडी आए थे, चौथा पॉइंट देखो बेटा, अगर यहां पे नंबर ऑफ फोटोन, लेट अस सपोज, मैंने सपोज एग्जांपल समझाने के लिए मैंने 6 फोटोन लिए, ठीक। अब मैंने बेटा इनकी इंटेंसिटी, हर किसी फोटोन की एनर्जी 10 जूल, समझाने के लिए मैं इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं, हर किसी फोटोन की एनर्जी 10 जूल। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब क्या होगा बेटा, अब ये 6 फोटोन नहीं, अब बहुत सारे फोटोन्स होंगे, लेकिन हर किसी फोटोन की एनर्जी इतनी ही 10 जूल आएगी। सो क्या हो जाएगा बेटा, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा बेटा, with increase in intensity बेटा इतना ठीक है। the number of photons increases, crossing the section increases, but energy of each photon जो है it remains same। बेटा इतना क्लियर हुआ। सो अगर मैं आपको बोलूंगा फोटोन बीम की इंटेंसिटी बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ी, इसका मतलब है एनर्जी जो है फोटोन की वो सेम रही, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गई। सो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गई। ठीक है, अब बेटा दूसरा देखो, फ्रीक्वेंसी देखो बेटा, ये बेटा फोटॉन्स है, चलो बेटा मैंने यहां पे 6 फोटॉन, चलो 5 फोटॉन में लेता हूं, हर किसी फोटॉन की एनर्जी 10 और 10 जूल। ठीक है बेटा, इन फोटॉन्स को हमने क्या किया, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो ये 5 ही फोटॉन रहेंगे, 6 नहीं बनेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन जो क्रॉस हुए 5 ही होंगे, लेकिन अब हर किसी फोटॉन की एनर्जी 70 जूल होगी। सो बेटा क्या हुआ, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, शाबाश, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटोन जो है रिमेन सेम, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीजेस। बेटा इतना क्लियर हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर बढ़ गया, एनर्जी सेम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर कांस्टेंट, एनर्जी ज्यादा। इतना क्लियर है बेटा, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखो। अब हम क्वेश्चंस आएंगे बेटा, क्वेश्चंस पे आएंगे, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अक्सर नीट एंट्रेंस में इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, चलो बेटा, अ रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी जो है वो है 880 किलोहर्ट्ज। ये बेटा कन्वर्ट होगा 880 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज, एंड पावर जो है बेटा, पावर होगा 10 किलोवाट।
उसको आप बोल सकते हो 10 इंटू 10⁻³ वाट के बराबर पावर। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालना है, n/t निकालना है। अरे मैंने आपको बोला था बेटा n/t की फॉर्मूला क्या, P डिवाइडेड बाई EP, P/EP। P कितना है, 10 इंटू 10⁻³। अच्छा EP क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है बेटा, hν के बराबर। चलो बेटा जरा n/t कितना आएगा, अच्छा P कितना है बेटा, 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। नीचे है hν, h कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 880 इंटू 10⁻3। इतना क्लियर हुआ बेटा? अब बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आप कैलकुलेशंस कर सकते हो बेटा, सिंपल है, n/t आप निकाल दो बेटा। आप देखो बेटा क्या आएगा, एक 0 इस 0 के साथ गया, ऊपर आपको आएगा 10⁻3, नीचे आएगा 6.6 इंटू 88 इंटू 10⁻⁻31, क्योंकि -34 और +3 ये ऊपर जाएगा बेटा। आपको n/t आपको आएगा 10⁻34 के बराबर, नीचे आएगा 6.6 इंटू 88। ठीक है बेटा, देखो बेटा n/t किसके बराबर आपको आएगा, मैं ऊपर लिखूंगा बेटा 1000, 3 0 में बाहर निकालूंगा, 88 इंटू 6.6। होए होए सर, आप बोले सर ये आपने क्या किया, मैंने ऊपर के 3 0 इसको दिए, ये 10⁻31 बन जाएगा। ठीक है, 10⁻31 बन जाएगा। ये जो है बेटा, ये जो है 1000 में 88 में 6.6 1.72 आएगा, n/t आपको आएगा 1.72 इंटू 10⁻31। ये रहा बेटा आपका आंसर, 1.72 इंटू 10⁻31। इतना क्लियर है, बिल्कुल इजी है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a 200 वाट सोडियम लैंप। चलो बेटा लैंप एक है, इसका पावर जो है 200 वाट है, 200 वाट है। ठीक है बेटा, अच्छा इसकी वेव लेंथ जो है 0.6 माइक्रोमीटर है, वो हुआ बेटा 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये इसकी वेव लेंथ वही से गिवन है। एज्यूमिंग इट टू बी, सिर्फ एफिशिएंसी जो है बेटा 25% ही एफिशिएंट है, आउटपुट जो है पावर का 25% है। ठीक है बेटा, अच्छा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको निकालने हैं। अच्छा n/t की फॉर्मूला क्या होती है बेटा, P डिवाइडेड बाई EP, बिल्कुल इजी। अच्छा ये कौन सा पावर होता है, ये आउटपुट पावर होता है बेटा, ये इनपुट पावर नहीं, आउटपुट। इनपुट तो 200 था, लेकिन आउटपुट 25% ही एफिशिएंट है। तो आप क्या करोगे बेटा, n/t जो है, जो पावर 200 है 200 ही लिखोगे, लेकिन इसको एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करना है। होए होए, आपको आएगा बेटा एफिशिएंसी कितना है, 25%। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है बेटा 25%, कुछ नहीं, जो पावर गिवन होता है उसको एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करो बेटा। EP है एनर्जी ऑफ फोटोन, कितनी है, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, अब आप कर सकते हो। अब बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, n/t 200, ये ऊपर 50 बन जाएगा, 25/100 450। ठीक है, नीचे आएगा h कितना है, अच्छा और लैम्डा भी ऊपर जाएगा। लैम्डा कितना है बेटा, 0.6 इंटू 10⁻⁻6 है ना, नीचे है h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ कर सकते हो बेटा। तो अभी कैलकुलेशन करना, आप देखना कौन सा आंसर बनता है। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स S1, सोर्स एक है बेटा S1 है, ये कितने फोटोन प्रोड्यूस करता है, 10⁻15 पर सेकेंड। सो 10⁻15 जो है इट इज नॉट n, इट इज n/t। अच्छा, इनकी वेव लेंथ क्या है बेटा, 5000 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड। अनदर सोर्स, दूसरा सोर्स है बेटा S2। अच्छा कितने फोटोन, 1.02 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, इतने फोटॉन इसने प्रोड्यूस किए, और इनकी वेवलेंथ जो है 5100 एंगस्ट्रॉम है। आपको पावर का रेशियो निकालना है। अच्छा जरा बेटा नंबर ऑफ फोटॉन की फॉर्मूला, आप बोलोगे सर n/t होती है बराबर
P डिवाइडेड बाई EP, यही तो फॉर्मूला है। पावर का रेशियो निकालना है, मल्टीप्लाई करो, पावर आपको आएगा बेटा N बाई टी मल्टीप्लाइड बाई EP, यही तो बेसिक फॉर्मूला है। अब बोलोगे सर इट इज N बाई टी, EP है बराबर HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, आप देखो बेटा पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा N बाई टी, ये है ना N बाई टी। HC तो मुझे जरूरत नहीं है, नीचे है लैम्डा और नीचे आएगा 1 बाई लैम्डा। सो ये चीज यूज करके मैं रेशियो निकाल सकता हूं। चलो बेटा, पावर ऑफ 2, जरा पावर ऑफ 2 किसके बराबर आएगा? N बाई टी। अच्छा, दूसरे का N बाई टी कितना है? 1.02 इंटू 10 पावर 15 इंटू 1 बाई लैम्डा इंटू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा है 5100 दूसरे का। चलो बेटा, पावर ऑफ 1 P1 जरा कितना है? पहले आएगा N बाई टी, कितना है बेटा N बाई टी? N बाई टी है 10 पावर 15, 10 पावर 15 इंटू 1 बाई, एंड हाउ मच इज लैम्डा? लैम्डा इज 5000, लैम्डा इज 5000, यही तो है। चलो बेटा P2 बाई P1 करो। चलो बेटा, जब आप डिवाइड करोगे 10 पावर 15, 10 पावर 15 गया 1.02 आएगा, ऊपर आएगा 5000, नीचे आएगा 5100, यही तो है। 2 0 2 के साथ गए, आपको P2 बाई P1 आएगा 1.02 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 51। ठीक है बेटा, तो राउंड अबाउट 1 आता है, राउंड अबाउट 1 ही आता है बेटा, 1 आएगा, राउंड अबाउट 1 आएगा। ठीक है, जब आप ये करोगे ये आएगा P2 बाई P1 आपको 1 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, ठीक। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट है बेटा ऑफ वेवलेंथ। क्या है लाइट की वेवलेंथ? 667 नैनोमीटर। वो हुआ बेटा 667 इंटू 10 पावर -9 मीटर। ठीक है, पावर जो है बेटा 9 मिलीवाट, ये स्मॉल m है बेटा, कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m होता है मिली। 9 इंटू 10 पावर -3 वाट पावर है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको निकालना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो है P डिवाइडेड बाई EP के बराबर। P कितना है? 9 इंटू 10 पावर -3। अच्छा, EP किसके बराबर है? HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा ऊपर जाएगा, आपको आएगा 9 इंटू 10 पावर -3 इंटू लैम्डा, लैम्डा है 667 इंटू 10 पावर -9 डिवाइडेड बाई H हुआ 6.6 इंटू 10 पावर -34, C है 3 इंटू 10 पावर 8। बड़ी लंबी कैलकुलेशंस है, आप कर सकते हो बेटा। देखो 3 के साथ गया, 6.6 लगभग 100 के साथ गया। ठीक है, आपको आएगा बेटा 3 इंटू, देखो बेटा ऊपर है -9 और -3, -12 और +10 हुआ -10। ठीक है, नीचे आएगा बेटा 10 पावर -34 प्लस 8 हो गया -26। ये ऊपर जाएगा बेटा, आपको 3 इंटू 10 पावर 16 आएगा। ये है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, 3 इंटू 10 पावर 16। अरे बिल्कुल इजी है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बेटा। चलो ये कर सकते हो, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो बेटा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जरा क्या है फ्रीक्वेंसी? 6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज, वही से गिवन है। ठीक है, पावर कितना है बेटा? 2 इंटू 10 पावर -3 वाट, वही से गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपको निकालना है, N/T निकालना है। क्या फॉर्मूला है? P डिवाइडेड बाई EP। अच्छा, P कितना है? 2 इंटू 10 पावर -3। अच्छा, EP कितना है? h न्यू के बराबर। सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 10 पावर -3, H कितना है? 6.6 इंटू 10 पावर -34। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 6 इंटू 10 पावर 14 के बराबर। ठीक है, फिर आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको आंसर आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन, प्रेशर एंड फोर्स। चलो बेटा, अब कैसे हम रेडिएशन, प्रेशर और फोर्स निकालेंगे? इसमें ज्यादा लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, मैं थोड़ा बहुत याद दिलाऊंगा आपको। यहां पे मैंने एक सरफेस ली, लॉज ऑफ मोशन याद करो,
यहां से एक बाल आई जिसका इनिशियल मोमेंटम p, ये बाल इसके साथ टकराई, याद है। फिर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये बाल यहीं पे चिपकेगी, ये इनिशियल मोमेंटम पी आई पी के बराबर, अगर बाल यहीं पे चिपकेगी फाइनल मोमेंटम 0 के बराबर, याद है बेटा। अगर बाल वापस आएगी, इस तरह से वापस आएगी, तो फाइनल मोमेंटम जो है माइनस पी के बराबर, क्योंकि मैंने इलास्टिक कोलिजन कंसिडर किया। थोड़ा बहुत याद आया। अच्छा, अगर बाल वापस नहीं आएगी, चिपकेगी, चेंज इन मोमेंटम जो होगा बेटा वो आएगा पी के बराबर, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, दूसरे केस में, जिस केस में बाल वापस आती है, चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस पी आता है। लाजा मोशन में डिटेल में पढ़ते हो। चेंज इन मोमेंटम को आप जब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, वहीं से फोर्स आता है। सो पहले केस में फोर्स जो है वो आएगा मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, पी बाई टी। दूसरे केस में फोर्स जो है वो आएगा ट्वाइस पी बाई टी। ये कब होगा? जब बाल जो है चिपकेगी। 2p बाई टी कब होगा? जब बाल जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। सिंपल तो है। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे बेटा। कैसे? आप नजर रखना बेटा। यहां पे मैंने एक दीवार ली, यहां पे मैंने एक दीवार ली, यहां पे बेटा मैंने बाल चलाई, इस दीवार को बाल चलाई। इनिशियल मोमेंटम पी आई मैंने पी लिया, और ये पी किसके बराबर? एच बाई लैम्डा के बराबर। ठीक है बेटा। चलो केस नंबर 1 कंसिडर करेंगे, जे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस लेंगे। एब्जॉर्बिंग सरफेस, बाल जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम बेटा? अच्छा, चेंज इन मोमेंटम वो सिंपली p के बराबर आएगा, और फोर्स किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम p, और टाइम जो है t के बराबर है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? h बाई लैम्डा, और नीचे t। फोर्स आपको आएगा h डिवाइडेड बाई लैम्डा t के बराबर। ये बेटा एक फोटोन का फोर्स है, ड्यू टू वन फोटोन, ड्यू टू वन फोटोन। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। फोर्स ड्यू टू वन फोटोन इसके बराबर है। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम किसके बराबर है? आपने तो निकाला। अब लगे सर P डिवाइडेड बाई EP, अभी तक तो हमने इसी पे न्यूमेरिकल करते थे, और P जो है I इंटू A डिवाइडेड बाई EP। सो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे बेटा? आपको आएगा I इंटू ए डिवाइडेड बाई EP, और इसको मल्टीप्लाई T होगा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले। ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स है। एक फोटॉन का फोर्स ये है फोर्स ड्यू टू वन फोटॉन, और n फोटॉन तो n है। व्हाट इज टोटल फोर्स? टोटल फोर्स ड्यू टू n फोटॉन्स, टोटल फोर्स ड्यू टू n फोटॉन। सारे फोटॉन्स का फोर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे सर n को आप मल्टीप्लाई करो फोर्स, एक फोटॉन का फोर्स f है, n फोटॉन्स का n टाइम्स f है। सिंपल तो है। सो टोटल फोर्स जो है ft में लिखूंगा, टोटल फोर्स आपको आएगा n कितना है बेटा? IA डिवाइडेड बाई EP इंटू टी, यही तो है। और f कितना है एक फोटोन का फोर्स? h डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू टी, यही तो है बेटा। देखो t के साथ गया, बिल्कुल सर। अच्छा, I इंटू ए, तो I इंटू ए है। व्हाट इज EP? EP है HC बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई H डिवाइडेड बाई लैम्डा। H के साथ गया, लैम्डा के साथ गया। सो टोटल फोर्स की फाइनल फॉर्मूला जो है फोटोन बीम की वजह से, वो है I इंटू ए डिवाइडेड बाई C। ये बेटा आपकी फाइनल फॉर्मूला है, I इंटू ए डिवाइडेड बाई C। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इस तरह से एक वॉल है, इस तरह से एक दीवार है, यहां से आपने फोटोन चलाया, फोटोन बीम आपने चलाई, फोटोन बीम जो है आपने जब चलाई, फोटोन बीम जो है वो आपने चलाई, ये फोर्स जो है फोटोन बीम की वजह से जो टोटल फोर्स है वो आपको आएगा I इंटू ए डिवाइडेड बाई C। ठीक है बेटा, ये रहा बेटा I इंटू ए डिवाइडेड बाई C, ये है बेटा I इंटू। हाँ, बाल गई,
चिपक के वापस नहीं आई, सरफेस जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। क्या है? परफेक्टली। और दूसरा केस होगा अगर सरफेस जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर जो है, अगर सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो 4 जो है बेटा वापसी के टाइम भी आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस। ये है ना फॉर्मूला, देखो बेटा ये जब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग P/T, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप बोलोगे परफेक्टली ट्वाइस I इंटू A डिवाइडेड बाई C। ये है बेटा ट्वाइस I इंटू ए, ये रिफ्लेक्टिंग के टाइम वापसी के टाइम भी आएगा। सो आपके पास देखो बेटा अब कंक्लूजन क्या निकला, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग जब है, एब्जॉर्बिंग के टाइम फोर्स कितना आता है, इट इज I इंटू ए डिवाइडेड बाई सी। I इंटू ए पावर होता है बेटा, अब देखो I इंटू ए पावर डिवाइडेड बाई सी, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और जब होगी सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के टाइम जो टोटल फोर्स होगा FT वो होगा ट्वाइस I इंटू ए डिवाइडेड बाई सी या ट्वाइस P डिवाइडेड बाई सी। ठीक है बेटा। तीसरा केस है पार्शियली, तो वो यूजुअली नीट एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता है, वो आगे जेईई मेन जेईई एडवांस्ड में, जिसमें हम कोफिशिएंट्स देखते हैं, एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट A, रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट R, जो कि 1 - A के बराबर होता है। फिलहाल उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है बेटा, इतना ठीक है। चलो बेटा यहां पे एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसकी वेवलेंथ क्या है लाइट की, 500 नैनोमीटर्स। ठीक है, वो हुआ 500 इंटू 10 पावर -9 मीटर। नॉर्मली ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस द पावर जो है बेटा, पावर गिवन है 10 वाट के बराबर। ठीक, पावर है 10 वाट, आपको सिंपली फोर्स निकालना है। अरे क्या है, और सरफेस जो है लिखा है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस लिखा है बेटा, क्या लिखा है, अब लोगे सर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, जरा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के टाइम फोर्स कितना होता है, परफेक्ट भी तो मैंने लिखा P डिवाइडेड बाई सी, सिंपली P बाई सी। अरे वेवलेंथ की जरूरत है ही नहीं, P बाई सी है। अच्छा पावर है 10, C है 3 इंटू 10 पावर 8, वो हुआ 3.33 इंटू 10 पावर -8 न्यूटन के बराबर। अरे वेवलेंथ की जरूरत है ही नहीं, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता ट्वाइस आता। हाँ चलो बेटा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो बेटा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेडिएशन, द इंसिडेंट रेडिएशन इज पावर, जरा कितना पावर है, 2.1387 इंटू 10 पावर -27 वाट। ठीक है, आपको फोर्स निकालना है। अरे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का फोर्स कितना होता है, ट्वाइस पावर डिवाइडेड बाई सी। अरे ये है ना फॉर्मूला, ट्वाइस P बाई सी, ये है ना ट्वाइस P बाई सी, ये तो है ट्वाइस। चलो बेटा फोर्स 2 तो 2 है, पावर कितना है 2.1387 इंटू 10 पावर -27। अच्छा नीचे है C 3 इंटू 10 पावर 8। सो फोर्स आपको आएगा, ये आएगा 4. अब मानो 4.2 लगभग 4.2, नीचे आएगा बेटा 3, ऊपर आएगा 10 पावर 27 और 8 27 35। तो क्या आएगा बेटा, फोर्स आपको आएगा 4.2 बाई 3 इंटू 10 पावर 27 28 20 35। लेकिन बेटा ये फोर्स आया, लेकिन ये किसका फोर्स आया, ये टोटल फोर्स है बेटा, प्यारे बच्चों ये टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स जो हम निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में टोटल फोर्स नहीं था,
फिर क्या था, अच्छा, एक्सर्टेड बाय ईच फोटोन, हमें एक फोटोन का फोर्स निकालना था। ये टोटल फोर्स निकला बेटा, टोटल फोर्स, एक फोटोन का फोर्स। वो फॉर्मूला तो हमने निकाली डेरिवेशन में, लेकिन याद नहीं रखी बेटा। आप नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो बेटा, बोलो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम की फॉर्मूला P/EP। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना आएगा आपको, क्रॉस करके बोलो बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन P डिवाइडेड बाई EP इंटू टाइम आएगा। ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ फोटॉन। अब देखो बेटा, अगर आप ऐसे ही फॉर्मूला याद रखोगे वो ज्यादा बेटर है। अब देखो बेटा, देखो फोर्स ऑफ ईच फोटॉन, ये है बेटा फोर्स ड्यू टू ईच फोटॉन, ये होता है h/λ इंटू T के बराबर। चलो, मुझे लगता है इतना आप याद नहीं रख सकते, इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल इतनी सारी फॉर्मूलाज याद रखना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो। ठीक है, अच्छा, जाते टाइम फोटॉन का मोमेंटम जो है h/λ, आते टाइम फोटॉन का मोमेंटम जो है h/λ। ठीक है, अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, ट्वाइस h/λ, यही आया। अच्छा बेटा, फोर्स ड्यू टू ईच फोटॉन, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बेटा, ट्वाइस h/λ, और नीचे टाइम आएगा, यही तो है। ये है बेटा फोर्स ड्यू टू एक फोटॉन का फोर्स जो है वो इसके बराबर है। 2 तो पता है, h भी पता है, लैम्डा भी हमें पता है, लेकिन t नहीं पता है बेटा, t नहीं पता है। ये देखो बेटा, देखो, नजर रखो बेटा, ये t जो है, यहां पे बेटा मैंने बुक्स पे क्वेश्चन क्रॉस चेक किए हैं क्योंकि इसमें एरर आ रहा था, और सारी बुक्स पे यहां पे गलत आंसर लिखा है बेटा। एक तो क्वेश्चन यही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन बीम है, देखो बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन बीम, यहां पे इसको चेक मारना, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन बीम ही लिखा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइन बीम। ठीक है, बीम का फोटॉन, लेकिन आंसर जो है हमारा आप देखो क्या आया बेटा, 4.3/2 फोर्स एक्सर्टेड बाय टोटल फोर्स जो है 1.4 इंटू 10 पावर, ये ऊपर तो -35 आएगा बेटा, -35 आएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पे देखा और सब ने लेकिन ये आंसर लिखा है, ये बेटा गलत आंसर है, ये आंसर लिखा है, और लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें कैलकुलेट, ये ऊपर -27 है, ये 8 ऊपर जाएगा, ये -8 बन जाएगा, -27 और -8 तो -35 होता है। सो ये हम ऑप्शन करेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे भी इसमें एरर आता था, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मैच होता था। एक तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फोटॉन नहीं, क्योंकि उसमें तो डाटा पेंडिंग है। अगर एक फोटॉन का होता फिर टाइम देना चाहिए, फिर वेवलेंथ होनी चाहिए, वो तो कहीं गिवन ही नहीं है ना, वेवलेंथ गिवन है ना कहीं टाइम गिवन है, हमें सिर्फ पावर गिवन है बेटा, सिर्फ पावर गिवन है, ओनली पावर की एक ही फॉर्मूला है, ट्वाइस P/c। लेकिन आंसर करके क्या निकलता है, -35, जो कि यहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 पावर -35। ठीक है, ये गलती से इन्होंने लिखा है, बुक्स में भी लिखा है 10 पावर -19, तो ये करेक्ट आपकी